हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। क्लास 12th वाले हिंदी का पेपर जरूर तैयार कर लीजिए। ये 16 फरवरी के लिए हिंदी का पेपर, जी हाँ, जो आपका 16 फरवरी है उसके लिए हिंदी का पेपर है, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। ये आप मॉडल पेपर जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। यदि आप यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे UPMS पेपर, तो जाके देखेंगे तो यही मॉडल पेपर आपको मिलेगा। अब इसका मैं सोल्यूशन भी करवा दे रहा हूं, और जो इम्पोर्टेंट काफ़ी है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया टिप्स और ट्रिक्स है उसमें यही बताया गया है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। उन्होंने सीधा बोला कि भाई जो मॉडल पेपर उसको तैयार कर लो और पिछले साल का पेपर तैयार कर लो, आपका काम हो जाएगा। हिंदी में इससे ज़्यादा नहीं यार, जितने मैं वीडियोस ले आ रहा हूँ ना, 100% गारंटी दे रहा हूँ, जितने मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ अगर आप उतना ही तैयार कर लेंगे तो आपका हिंदी में काम हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर नहीं आया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। ये 100% गारंटी दे रहा हूँ कि वहां से प्रश्न जरूर आएंगे जितने मैं वीडियोस दे रहा हूँ। भले ये मत सोचिए यार कि सर अरे बता देने, यार भाई एक्सपीरियंस बताता है। मैंने एग्जाम दिया है, बच्चों का एग्जाम करवाता हूँ, ठीक है ना। मैं एक एक्सपीरियंस के तौर बता रहा हूँ कि इससे बात ज्यादा नहीं आएगा यार। 33 नंबर पास मार्क का होता है भाई साहब, 33 नंबर पास मार्क का होता है। क्यों आप हल्ट हो रहे हो? कोई अगर बोल दिया कि आप हिंदी में फेल हो जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको पास करवाने का, टेंशन मत लीजिए। कोई अगर आपसे बोले कि आप हिंदी में फेल हो जाओगे तो उसको बता देना, भाग तू इधर से, मैं हिंदी में फेल होने वाला नहीं हूँ, सीधा आप बोलिएगा उसको, ठीक है ना। हिंदी में यार पास हो जाओगे, टेंशन ही मत लो यार। जब डर ही जाओगे ना, तो कुछ भी होने वाला नहीं यार। डरना नहीं यार, बिना डर के हिंदी को पास करना है आपको, क्योंकि हिंदी कोई बच्चा पढ़ता नहीं, केवल ये एग्जाम के टाइम पढ़ा जाता है। भाई साहब मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, मैं सोल्यूशन करवा दूंगा ना, कहाँ क्यों जाना है। आप किसी से पढ़िए, लेकिन हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना बस तैयार करते चले जाइए। 100% लिख के गारंटी दे रहा हूँ कि SKM स्टडी जो पढ़ा रहा है इससे बाहर आया तो बंद कर दूंगा पढ़ाना। चैनल यार सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में चैनल सब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी के लिए आपको सपोर्ट करना है यार SKM स्टडी को। कुछ भी हो जाए भाई सब सपोर्ट करना है आपको। मैं फ्री में टेलीग्राम पे मॉडल पेपर भेज रहा हूँ, जाइए वहां से इसका मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम क्या है? SKM स्टडी टेलीग्राम का नाम है, दिमाग में याद कर लो। वहां पे आपको फ्री में मटेरियल दे रहा हूँ। 44,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में डाउनलोड कर पा रहे। यूपी बोर्ड का वेरीफाई चैनल है, इंडिया फर्स्ट टाइम वेरीफाई, मतलब यूपी का कोई भी चैनल टेलीग्राम वेरीफाई है ही नहीं SKM स्टडी को छोड़। जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, आपके जो हिंदी का पेपर रहेगा उसमें 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 नंबर का क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा, ठीक है ना। और यार भारत का सबसे बड़ा बोर्ड है यूपी बोर्ड, और उस यूपी बोर्ड में टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी वेरीफाई है, जाके वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 खंड रहेंगे, खंड क और खंड ख रहेगा, ठीक है। खंड क में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके 50 अंकों का रहेगा, जिसमें 10 नंबर का बहुविकल्पी, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 5 नंबर का खंड काव्य, 5 नंबर का कहानी के उद्देश्य लिखने के लिए आएगा, 10 नंबर का जीवन परिचय आएगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 50 नंबर का यहाँ से हिंदी का प्रश्न आने वाला है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला का क है। क क्या है? आप देखिए, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक कौन है भाई साहब? शिक्षा के उद्देश्य के निबंध के लेखक कौन है भाई साहब? भारतेंदु हरिश्चंद्र, शंपूरानंद, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट। कमेंट कर दीजिए। आप लोग कहते हैं सर कमेंट तो पढ़ ही नहीं रहे। अरे यार पढ़ा दे या फिर कमेंट पढ़ लें। हमें पता है कि आप लोग जितने भी हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं। लव यू ऑल स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ ना, बस आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक ना। शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, आप लोगों को निकल जाएगा। तो शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक कौन है? शंपूरानंद है। राइट आंसर ठोक लो यार, शंपूरानंद। ये क्या हो जाएगा इसका? सेकंड वाला क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा के उद्देश्य के लेखक कौन है? शंपूरानंद जी हैं। लगा लो टिक भाई साहब, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ख वाला किस क्वेश्चन यहाँ पे लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? क्या सुख सागर है, क्या प्रेम सागर है, या परीक्षा गुरु है, या रानी केतकी की कहानी है? तो लल्लू लाल की रचना कौन सी है? लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे लल्लू लाल की जो रचना है वो आपकी कौन सी है? प्रेम सागर है। कौन सी है भाई साहब? प्रेम सागर लगा लीजिए। प्रेम सागर जो है यह क्या है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, लगा लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है, बार बार रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। तो बता दीजिए सुख सागर किसकी है, परीक्षा गुरु किसकी है, रानी केतकी की कहानी किसकी है? ये तीनों कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। ये तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लगाना है आपको, क्लियर है ना।
वैसे जब मैं प्रीवियस ईयर वाला करवाता हूँ तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए चलते हैं। ग क्वेश्चन, यहाँ पे ग क्वेश्चन क्या है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। भाई साहब पर्दा कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, राइट आंसर छाप दीजिए आप लोग। पर्दा कहानी के लेखक याद कर लीजिए, पर्दा कहानी के लेखक याद कर लीजिए, यशपाल जी हैं। कौन है, यशपाल जी हैं। यशपाल जी कौन है भाई साहब, पर्दा कहानी के लेखक कौन, राइट आंसर छाप लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, डरना नहीं है। हिंदी में 50 खंड का छपवा कर आएंगे, कुछ भी हो जाएगा, देख लीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है भाई साहब। ऐसी टिप्स ट्रिक्स ले आए ना हिंदी विदाउट पढ़े पास करने की ट्रिक। अब बिना पढ़े मतलब ये भाई साहब आप तो साल भर कुछ पढ़े नहीं है मेरे लाडलो, क्या करेंगे, जो वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, काम खत्म, और आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, दबा दीजिए कमेंट में, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग को आंसर आ जाना चाहिए कमेंट में। विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनपुरी, राहुल संस्कृतायन और रांगे राघव। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है, जल्दी आप लोग बता दीजिए। तो वो है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर कौन है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। कौन है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर कौन है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे अंगा वाला क्वेश्चन। अंगा वाला क्वेश्चन क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। भाई साहब बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव सड़ग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद हैं द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लिख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है, ये बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है ना, कहीं जाइएगा मत भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपके पास डेज नहीं बचे हैं, लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में मार दीजिए, खत्म हो जाए एकदम सब कुछ। कामायनी किस युग की रचना है, कामायनी भाषा भाई साहब किस युग की रचना है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवादी युग। कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी आपकी बताना है किस युग की रचना है। कामायनी में छाप लीजिए, छायावादी युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है, छायावादी युग की रचना है। छायावादी युग की रचना कौन सी है, कामायनी है, राइट आंसर छायावादी छापिएगा। ख वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, इसमें से कौन कवि प्रगतिवादी युग का है, अग्रदास, तुलसीदास, नंददास या रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे प्रगतिवादी युग का आपको कवि बताना है। ख का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे अग्रदास हैं, ये कौन है, ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है, अग्रदास जी हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1941, 1943, 1954, 1947। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 माना जाता है। किस साल माना जाता है, 1943 ईस्वी है, इस साल तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है, अग्रदास हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी माना जाता है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कौन सी द्विवेदी युग की रचना नहीं है, मैंने कल के क्वेश्चन में करवाया था। राइट आंसर छापना है, इसका सोल्यूशन विद पीडीएफ में टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ, जाके डाउनलोड कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए, केवल आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब प्री प्रवास, साकेत, भारत भारती या कामायनी। तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कौन सी द्विवेदी युग की रचना आपकी इसमें से नहीं है। तो प्री प्रवास क्या है, द्विवेदी युग की रचना है। साकेत भी क्या है, द्विवेदी युग की रचना है। भारत भारती भी क्या है, द्विवेदी युग की रचना है। अब राइट आंसर आप लगा दीजिए। कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कामायनी के लेखक कौन है, अग्रदास है, याद कर लीजिए। कामायनी के लेखक कौन है, अग्रदास हैं। अभी देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था, कि ऊपर आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे प्रगतिवादी युग, सॉरी यहाँ पे नहीं यार, कामायनी यहाँ पे कुछ करके आया था अभी, अच्छा ऊपर ही था ना, कहाँ है, हाँ देखो यहाँ पे, कामायनी किस युग की रचना, छायावादी युग की रचना है। छायावादी युग की रचना है। अब यहाँ से कामायनी से ये क्वेश्चन बना, कामायनी से ये क्वेश्चन बना है, यहाँ पे कामायनी से ये क्वेश्चन बना है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं, देखिए कामायनी फिर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यही होता है कि आपको वही क्वेश्चन उठा के रिपीट किए जाते हैं, अगर वही चीज याद रहेगा तो आप डायरेक्ट आंसर मार के आएंगे। अंगा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। रामचरितमानस, साकेत,
पद्मावत या फिर मामा। तो कौन सी कृत जो है इसमें से महाकाव्य नहीं है? देखिए रामचरितमानस भी क्या है, एक महाकाव्य है। रामचरितमानस भी क्या है, एक महाकाव्य है। साकेत भी क्या है, एक महाकाव्य। देखिए यहाँ पे द्विवेदी युग की रचना कौन सी है, साकेत है। फिर देखिए साकेत यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। पद्मावत भी क्या है, एक महाकाव्य, लेकिन मामा एक महाकाव्य नहीं है। मामा एक महाकाव्य नहीं है। रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत और तीनों की तीनों महाकाव्य है, लेकिन मामा महाकाव्य नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, छाप लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं सारा का सारा आपका आंसर करवा रहा हूँ, ऐसा आपको आंसर मिलने वाला नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, 10 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा। देख लीजिए, मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। फुल सोल्यूशन ये वीडियो आप कह सकते होने वाला है। हालांकि कुछ सोल्यूशन वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में लाके दूंगा, कुछ इसमें मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी अभ्युदय, आर्थिक अभ्युदय को के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है, आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है सबसे पहले, यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, गद्यांश का संदर्भ। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये पाठ का शीर्षक है, लिख लीजिए। पाठ का जो शीर्षक है ना, पाठ का शीर्षक क्या है, तो है आपका राष्ट्र का स्वरूप। क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप क्या है, पाठ का शीर्षक है। पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। भाई साहब लेखक कौन है, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, छाप लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल है। काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, आपके 16 फरवरी को इससे बाहर आने वाला नहीं है, छाप लीजिए। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब देखिएगा, इसी से मैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढूंगा, आप लोग भी ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कैसे ढूंढेंगे, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। देखिए तो इसका आंसर, दूसरे वाला का आंसर यही हो जाएगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह क्या कहलाती है, वसुंधरा कहलाती है। यार भाई साहब 2 नंबर छाप लीजिए, कहीं आपको 2 नंबर मिलने वाला नहीं है, हम आपको समझा दे रहे। देखिए 2 नंबर का आपका हो गया, 2 नंबर का वो हो गया, 4 नंबर तो आपका इसी फिक्स हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, इसी को बढ़ा चढ़ा के छापिएगा, खत्म। मतलब बता दीजिएगा कि हमारे महान लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल बताना चाहते हैं कि भाई साहब छाप दीजिए कि धरती माता को, कि अर्थात धरती में सभी प्रकार की चीजें, जैसे कि मिट्टी भी मिलती है, पहाड़ पर देखेंगे सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है, जल भी मिलता है, पेड़ भी मिलता है, मनुष्य भी मिलते हैं। यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है ना पृथ्वी पे, तो हो गया, वही चीज है, बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, काम खत्म हुआ। उसके बाद यहाँ पे है, देखिए चौथा वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देह, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो यहाँ पे छाप लीजिए, यहाँ पे थर्ड वाला आंसर यहाँ पे छाप लीजिए, फोर्थ वाला। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, काम खत्म। देखिए इसका आंसर उसी मिलेगा। आप यहाँ पे आंसर पढ़ेंगे तो ऊपर झांकिए, काम खत्म। आपको बस झांकना है ऊपर, और कुछ नहीं करना है, रटना नहीं है यार। आप इसका आंसर इसी में ढूंढिएगा, रटना है तो आप जो क्या नाम है उसको, पद्यांश रटिएगा, रटना है, इसको मत रटिएगा, ये आपका हो जाएगा। टाइम देना है, पद्यांश भी दीजिए, मैं जो कह रहा हूं उस पर आप लोग को ध्यान देना है, काम खत्म। बस ये पहचान लीजिए कि ये पाठ का शीर्षक कौन है, किस पाठ से है, और इसके लेखक कौन है, काम खत्म हुआ। 2 पाठ तैयार कर लीजिए, काम खत्म। राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल, यहाँ 2 चैप्टर तैयार कर लेंगे यार, 2 पाठ आपका यहाँ से काम हो जाएगा, और आपको कोई अन्य चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश तो मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है, काम खत्म। भाई 2 अंकों का आंसर है ना, तो 2 अंकों का आंसर थोड़ी ना आपको छापना है, इसी को लगा के यहाँ पे रख दीजिए, काम खत्म। बताइए कौन सा आपका टफ था, आप ही बता दीजिए। हाँ, आप कहते हैं कि अरे गुरुजी हिंदी है, हिंदी हम पढ़े नहीं है, कहाँ टफ है, आप ही बता दीजिए, हम फिर आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। टफ है आप कमेंट कर दीजिए जय हिंद, काम खत्म। अगर टफ नहीं है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए जय हिंद।
जय हिंद से हमें पता चल जाएगा कि हाँ हिंदी आपको टफ नहीं दिख रही है। देखिए अब यहाँ अशोक का फूल वाला आ गया, आधे अशोक का फूल पहचानेंगे कैसे भाई साहब, उसमें कहीं ना कहीं फूल और अशोक मिलेंगे, दुई में से कोई एक जरूर मिलेगा। देखिए यहीं पे मिल गया अशोक का फूल उसी मस्ती से हंस रहा है, भाई साहब देख लीजिए अशोक का फूल वाला भी बोले तो वही गद्यांश यहाँ पे ला के भैया डाल दिया गया है। तो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल तैयार कर लीजिए, इससे बाहर तैयार ही नहीं करना है, आपका काम हो जाएगा। पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, हाँ जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबोती जाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती से देखो झूम रहा है, जो अशोक का पेड़ है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, और मैं भी इसका रस ले सकता हूं अपने ढंग से। उदास होना क्या है, बेकार है। देखिए यही यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ से सबसे पहले बोला गया है कि पाठ का शीर्षक, तो वो तो बता दिया अशोक का फूल, अशोक का फूल तो बता दिया ना। तो पाठ का शीर्षक कौन है, तो पाठ का जो शीर्षक है भाई साहब, पाठ का शीर्षक कौन है, तो वो है आपका अशोक के फूल। क्या है, अशोक के फूल। अशोक के फूल क्या है, पाठ का शीर्षक है। अब अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो लेखक तो आपको छापना रहेगा। लेखक कौन है अशोक के फूल के, तो अशोक के फूल के आपको लेखक बताना है। आपको अशोक के फूल के लेखक को बताना है। यह मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं कि आप लोग इसका आंसर दीजिए। अब अशोक के फूल के लेखक को आपको आंसर करना है, हमें नहीं सोचना कुछ भी, हमें नहीं सुनना, कुल मिला के सोचना तो बहुत कुछ है। हाँ? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पंडिताई एक बोझ से लेके यहाँ पे उतनी ही तेजी से डूब होती है। काम खत्म हुआ यार, बार बढ़ा चढ़ा के छापिएगा, 2 नंबर का 1 नंबर आपके एग्जामिनर दे के जाएगा, चिंता मत करिएगा। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, क्योंकि देखो ना अशोक का फूल बहुत मस्ती से झूम रहा है, अशोक का फूल बहुत मस्ती से झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले चुके हैं अपने ढंग से, मैं भी इसका रस ले सकता हूं अपने ढंग से, तो हम क्यों भाई उदास रहे। यही आपको बस लगाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहां पे मिल जाए उससे रिलेटेड वही आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, अपने तरीके से आप बता दीजिएगा। गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता बताइए, ये तो आपको कर लेना है, आपको मैं होमवर्क कर दे रहा हूं। नहीं आएगा कमेंट कर दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका पद्यांश। पद्यांश देखिए आपको करना है, पद्यांश थोड़ा आपको टाइम देना है, क्योंकि ये थोड़ा पढ़ के आपको इसको आंसर देना होता है। ये आपका 10 नंबर का क्या है, पद्यांश आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला क्या है, पद्यांश होता है, ठीक है ना। आप इस पद्यांश को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। एक ये पद्यांश हो गया, और एक नीचे आएंगे यहाँ वाला पद्यांश, ये वाला पद्यांश। इस वाले पद्यांश को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, आपको संदर्भ लिखना है। तो इसके लेखक कौन है, हरियोध हैं। कौन है, हरियोध हैं। इसके लेखक कौन है, तो लेखक भाई लिख लीजिए हरियोध हैं। और हरियोध कौन से लेखक हैं भाई साहब, कौन सा, ये प्रिय प्रवास से लिया गया। कहां से लिया गया है, प्रिय प्रवास से लिया गया है। कहां से लिया गया है, प्रिय प्रवास से लिया गया है, ठीक है ना। क्या यहाँ पे प्रिय प्रवास से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, लिख सकते हैं यहाँ पे कि आप इसको कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक और मैं चीज बता दे रहा हूं, देखिए इस पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बाकी मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा। होठों की अकमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो इसको लग लीजिए, इसमें उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार क्या होता है, मैंने पूरा वीडियो विस्तार से बताया है। उपमा अलंकार क्या होता है पूरा मैं पढ़ा दिया हूं, जाके आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। हिंदी का अलंकार क्या होता है पूरा मैंने पढ़ाया। फिर यहाँ पे है जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। जलद और कृषक ललना का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है कि जलद और कृषक ललना का यहाँ पे क्या बताना है, जद आपको अर्थ बताना है। तो लिख लीजिए जलद का जो अर्थ होता है क्या होता है, जलद। जलद का अर्थ आपका बादल होता है। क्या होता है, बादल, पर्यायवाची। जलद का अर्थ क्या होता है, जलद का अर्थ बादल होता है। कृषक ललना, क्या, कृषक ललना। कृषक ललना का क्या होता है, भूमि पुत्र होता है। क्या होता है, भूमि पुत्र होता है, भूमि पुत्र होता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है भाई साहब जीवन परिचय लिखने के लिए। देखिए एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है,
और एक आपको कवि का जीवन परिचय लिखना आता है। तो जीवन परिचय तैयार हो गया नहीं, नहीं तैयार है तो जाइए प्लेलिस्ट से आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी जाके जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव सड़गरवाल मैंने पढ़ा दिया है कि करके, जाके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। लेखक का हो गया कवि का जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद बहादुर और पंचलाइट कहानी, ये तो मैं कल ही बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से पढ़ाया था। आप बहादुर की कहानी और पंचलाइट कहानी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने कल पढ़ाया था, जो कल वीडियो अपलोड हुई थी, एक 40 मिनट की वीडियो थी, उसमें मैंने इसको पढ़ाया था, बहुत अच्छी ढंग से भी पढ़ा था, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं यार, ये तो आपको याद हो गया है। बहादुर क्या है? बहादुर एक नेपाल का लड़का है जो कमाने के लिए शहर में आता है, और लेखक की पत्नी रहती है उर्मिला, बहादुर को रख लेती है। फिर बहादुर के साथ सबसे पहले अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाद में मारपीट गाली गलौज होता है, बहादुर छोड़कर भाग जाता है, फिर घर वाले पछताने लगते हैं। फिर वही बात होती है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से होता क्या, काम खत्म, ठीक है ना। और पंचलाइट में क्या होता है? गोधन, मुनरी और गुलरी होती है। गोधन मुनरी से बहुत प्रेम करता था, उसका लवर था, और गुलरी काकी मुनरी की माँ थी। और पंचलाइट यानी जो पंच होते हैं, ये रामनवमी के मेले में जाते हैं, पेट्रोमैक्स खरीद के लेकर आते हैं, उसे एक बहुत ही अच्छा चीज समझते हैं, और फिर उसको जलाना उनको नहीं आता। तो मुनरी जो होती है उसको पता था कि गोधन पेट्रोमैक्स को जला लेता है, और जब पेट्रोमैक्स जला लेता है तो गांव वाले कहते हैं भाई साहब जाओ गोधन को बुला के लाओ, अगर वो पेट्रोमैक्स सच में जला लिया तो हम उसको माफ कर देंगे और वो अपनी लव स्टोरी जारी कर सकता है, चाहे गाना गाए चाहे लड़की लेके भाग जाए। मतलब उनके कहने का तात्पर्य है, मतलब इस मजे के लिए मैं बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। हाँ, और फिर क्या था कि वो आता है पेट्रोमैक्स जला देता है, फिर गांव वाले उसको माफ कर देते, फिर वो मुनरी के साथ एकदम एंजॉय करता है। गुलरी काकी मस्त हो जाती, भाई ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा, इतना समझदार पढ़ा लिखा, बस काम खत्म। 100 पठित खंड काव्य अपने आधार पर लिखना है, अपने शब्दों में लिखिएगा और आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। 10 नंबर 5 नंबर का आएगा, इसको मैं करवा दूंगा। श्रवण कुमार वाला मैं करवा दूंगा पेपर से पहले, और ये रश्मि रथी वाला करवा दूंगा, मुक्ति यज्ञ वाला करवा दूंगा, और त्याग पथी वाला करवा दूंगा। आलोक वृत्त खंड काव्य मैंने करवा दिया है, सत्य की जीत करवा दूंगा, बस काम खत्म। उसके बाद आपको संस्कृत वाला आप लोग महामना वाला तैयार कर लेंगे, मालवी वाला, और संस्कृत भाषा वाला तैयार कर लीजिए, काम खत्म। इसको तो आप संस्कृत वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। संस्कृत वाला आपका गद्यांश पद्यांश 14 नंबर का आएगा, ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, बाकी मैं इस पर वीडियो बना दूंगा संस्कृत वाला। चलिए अब यहाँ पे मुहावरा वाला देखेंगे। मुहावरा क्या है, मैं देखिए इसमें है, निम्नलिखित में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है, तलवार की धार पर चलना। क्या है यहाँ पे? तलवार की धार पर चलना, ठीक है, तलवार की धार पर चलना यहाँ पे है। और टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। तो यहाँ पे मैं एक दे रहा हूं, दाल में काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना, गड़बड़ होना। क्या शिवम तो रात में यहाँ पे क्यों टहल रहा है? क्या कुछ दाल में काला है क्या? वाक्य प्रयोग है, लिख लीजिए, वाक्य प्रयोग है, लिख लीजिए। गड़बड़ होना यानी कि शिवम रात में यहाँ पे क्यों तू टहल रहा है आधी रात को? कुछ दाल में गड़बड़ है क्या, यानी कुछ काला है क्या? बस काम खत्म। अगला यहाँ पे संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्या है यहाँ पे? तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा? तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा धन अपि होगा। क्या होगा? तथा धन अपि होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। तथापि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तथा धन अपि हो जाएगा। परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? लिख लीजिए, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम धन ईश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परम धन ईश्वर। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। परमेश्वर का संधि विच्छेद परम धन ईश्वर हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गय धन अक हो जाएगा। गय धन अक यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गय धन अक। गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विभक्ति और वचन बताने आपको। ख वाला क्वेश्चन यहाँ पे ख का पहला है, आत्मनः में विभक्ति और वचन है। आत्मनः में विभक्ति और वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कौन सी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। आत्मनः में विभक्ति और वचन कौन सी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सेकंड वाला, नामनान। नामनान में विभक्ति और वचन है। नामनान में विभक्ति और वचन है। नामनान में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। लिख लीजिए, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन जो है नामनान में है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करना है। शब्द युग्म का सही चयन करना है। यहाँ पे वसन और व्यसन, व्यसन और वसन,
तो वसन वाला लिख लीजिए, क्या होता है, वसन का मतलब होता है वस्त्र होता है, क्या होता है, वस्त्र होता है। और व्यसन का मतलब होता है आदत, क्या होता है, आदत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा, व्यसन का वस्त्र और व्यसन का क्या हो जाएगा, आदत। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। फुल मैं सोल्यूशन यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, जो भी हो रहा है उसका मैं फुल सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद है यहाँ पे अंबुज और अम्बुद। तो अंबुज का लिख लीजिए जल होता है, क्या होता है, जल होता है। और अम्बुद मतलब क्या होता है, कमल होता है, क्या होता है, कमल होता है, कमल होता है। तो अंबुज मतलब जल, अम्बुद मतलब क्या होता है, कमल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल और कमल, यहाँ पे हो जाएगा बी वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। छाप लीजिए, देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ बताना है, किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं, किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। यहाँ पे अंबर का लिख लीजिए, क्या क्या हो जाएगा, अंबर का आपका आकाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, आकाश नभ अनंत, क्या हो जाएगा, आकाश नभ और अनंत हो जाएगा, आकाश नभ और अनंत हो जाएगा, किसका हो जाएगा, अंबर का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है गवाला, बाकी इसका नाग और विधि का आप कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक शब्द का चयन करना है जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, जो आंखों के सामने हो उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, दो वाक्यों को यहाँ पे क्या करके लिखना है, शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे हो कर दीजिए, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, बस काम खत्म यार। है कोई शब्द लिख रहा है नहीं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। पेपर में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चेंज करके छाप दीजिए, काम खत्म। जो आपके दिमाग कहे कि हाँ ये सही है, छाप दीजिएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक है भाई साहब, एग्जाम नंबर नहीं काटे टेंशन में, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका एक एक क्वेश्चन चेक करेगा, उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत कॉपी जांचनी रहती है। 50 लाख बच्चे देते हैं एग्जाम, कक्षा 10 और 12वीं मिला के, तो उसके बाद 50 लाख कॉपी जांचनी रहती है हिंदी की, सोचिए। उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि आपका बस बैठ के एकदम जांचेगा अच्छी तरीके, बस एक देखेगा, काम खत्म, ठीक है ना। दो वाक्यों को यहाँ पे शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। यहाँ पे जो अनेकों है, यहाँ पे क्या कर देंगे, अनेक कर देंगे, क्या कर देंगे, अनेक कर देंगे। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। फिर यहाँ पे है, सम्मेलनों में कवित्री ने भाग लिया, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। इसको आप लोग को बताना है। उसके बाद यहाँ पे रस छंद अलंकार, भाई साहब ये तो आप तैयार ही कर लिए होंगे, 6 नंबर का तैयार कर लिए होंगे, नहीं तैयार किए हैं तो जाइए आप प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए। रस छंद अलंकार को मैंने पढ़ाया है अच्छी तरीके से। और फिर यहाँ पे बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र 6 नंबर का, इसको मैंने करवा दिया है। देश की बेरोजगारी, आतंकवाद, वृक्षारोपण, विद्यार्थी और राजनीति और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो ये आपका निबंध लेखन 9 नंबर का, इसको आप खुद छापिएगा, कम से कम 10 से 15 पेज छापिएगा, भयंकर एकदम तरीके से, ठीक है। दिमाग लगा के छापिएगा 10 से 15 पेज में, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे। क्योंकि निबंध में कोई लिमिट नहीं होती कि आपको कितने शब्दों में लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हिंदी का पेपर है जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर। आप यूपी बोर्ड की अधिकारी वेबसाइट पर जाएंगे तो यही पाएंगे, और मैं इसका इस वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन दे दिया हूँ। भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 16 फरवरी को आग लगाना है, काम खत्म। जो मैं वीडियो दूंगा ना हिंदी के लिए, मैं अभी 4 वीडियोस आपको डेली करवाऊंगा, 4 वीडियोस हिंदी के लिए डेली करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा ना, चिंता मत करिए, जिम्मेदारी मेरी है पढ़ाने की, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। बस दबा के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियोस को, और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।